हेलो गाइस, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। आज हम लोग जनवरी का करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एज़ हम लोग आप लोगों को पता ही है, क्योंकि 70th बीपीएससी का जो डेट था, एक 70th बीपीएससी का जो डेट था वो ऑलरेडी 30 सितंबर शेड्यूल था, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन का कुछ अता पता है नहीं। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद भी 1 मंथ का तो स्लॉट सिर्फ फॉर्म फिलिंग का होता है, उसके बाद फिर सेंटर एलोकेशन हो गया और बहुत सारा जो बीपीएससी को अपना मैनेजमेंट करना होता है। तो अप्रॉक्स मेरे हिसाब से नवंबर टू दिसंबर, और नवंबर वो भी लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है जहाँ तक। बट देखते हैं क्या होता है। बाकी इसको देखते हुए जो कि हमें टाइम एक्स्ट्रा मिला है, तो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे। करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे। ये आप सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर्स ही क्यों? करंट अफेयर्स इसलिए क्योंकि करंट अफेयर्स ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है, 30 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है कि आप कट ऑफ पार करोगे या कट ऑफ से आप रह जाओगे। कट ऑफ से रह जाओगे। तो ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेंड जो पहले था बीपीएससी का, जो कि वन लाइनर बेस्ड था, कि आपको वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे, आप मैगज़ीन पढ़ के जाते थे और आपको दिख जाता था। बट 68 से और 69 से ये पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वन लाइनर तो आते हैं बट कम आते हैं, प्लस अब जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड मीन्स ये होता है कि आपको टॉपिक का डेप्थ मालूम होना चाहिए। डेप्थ इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं, बट जैसे कोई टॉपिक है तो आपको उसका हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, साथ ही साथ आपको करंट में क्या चल रहा है उस टॉपिक के रिलेटेड, उसका रेलेवेंस क्या है, वो कोई प्लेस सिग्निफाई तो नहीं कर रहा। ये सारा चीज़ पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग एक करंट अफेयर्स का वन लाइनर टाइप होता था, ये किसका प्रेसिडेंट है, वो किसका प्राइम मिनिस्टर है, वो कहाँ क्या हो गया, वो इवेंट कहाँ क्या हो गया, इस टाइप से। बट अब बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है 60-69 को। ये इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि मैंने बीपीएससी अभी जो फ़िलहाल एग्ज़ाम कराई है, TRE 3, TRE 2 प्लस हेडमास्टर प्लस एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर, ये जितने भी पेपर हुए हैं, क्योंकि पेपर तो वही सेट करते हैं जो बीपीएससी में होते हैं जो लोग, तो ये जितने भी पेपर हुए हैं इनको देखते हुए ये चीज़ पता लगा है कि अब जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस टाइप से है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक एनालाइजर जीएस एक इनिशिएटिव के साथ आया है कि वो करंट अफेयर्स को इस तरह करा दे ताकि वो आपको एग्ज़ाम में दिखे, वो क्वेश्चन दिखे आपको। ऐसा नहीं कि वो आपको वन लाइनर रटा रहे हैं, ये उसका ये इसका, इस टाइप से नहीं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पीवाईक्यू को देखते हुए एफवाईक्यू प्रिडिक्ट कर सके। पीवाईक्यू आपको पता ही है क्या होता है, एफवाईक्यू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। तो ये हमारा टारगेट है, इसलिए हमने अभी स्टार्ट करा है। इसको हम लोग कैसे लेके जाएंगे, जनवरी मंथ को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 1 to 10 जनवरी का होगा, फिर 22, फिर 10 to 20 होगा, फिर 20 to 30 होगा। इस तरह करके हम एक मंथ का, इसी तरह हम जनवरी से लेके सितंबर तक का सारा कवर कर देंगे, ताकि एक बच्चे को या स्टूडेंट्स को एक होलिस्टिक नॉलेज भी हो जाए और साथ साथ वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखे और पीवाईक्यू के बेस्ड पे रहे। ताकि ये नहीं कि ये क्वेश्चन आपको कुछ भी रैंडम पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करा है, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एनालाइजर जीएस। तो हम लोगों ने डिवाइड करा है
जनवरी मंथ्स के मैगज़ीन को 1 to 10 डेट को लेते हुए कि जनवरी 1 से लेकर 10 तक में कौन कौन से करंट अफेयर्स बनते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स बनते हैं वो हैं एक स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार होता है और ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप इसको अब कैसे भी देख सकते हैं, मतलब कि ये ऐसा ट्रेंडिंग है कि आपको लगेगा कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डेटा है, साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपको पता है कि आज जितने भी हैं ये बहुत हॉट टॉपिक्स होते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड, तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मेजर चंक रखता है। फिर वेटलैंड्स होता हो गया कि वेटलैंड्स कितने हैं, कहाँ किसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट करा है, ये कितने अभी इंडिया में हैं, बिहार में कितने हैं। उसी तरह इसरो का क्या क्या मिशन है, एक्सपोसेट क्या है, दृष्टि टेल लाइनर क्या है, जीआई टैग जो जीआई टैग है वो क्या है, और ये अभी किस किस को मिला है, बिहार में किसको मिला है। फिर ये जो अभी यूनेस्को का सेशन जो 46 सेशन है वो क्या है, वो कहाँ ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, इसमें इंडिया की तरफ से क्या है। फिर उसी तरह अभी जो फाइनेंस कमीशन हुआ, फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ब्रिक्स में क्या है, 19 नाम समिट में क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या है। तो हमने होलसम ऐसे लिया है चीज़ों को कि बच्चे को एक तो फैक्ट्स भी याद हो जाए और साथ साथ वो करंट अफेयर्स में भी पकड़ बनाए अपना। ये नहीं कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से जानते हैं कि हाँ सूरत है टॉप, सूरत मार दिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण है, अब हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, जैसे कि ये फिर हमने बिहार का भी रखा है, ये कि बिहार, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि दोनों एमलगम हो दोनों का, ये नहीं कि आप ये उठाए वो पता नहीं आपको बिहार कहीं से करना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार का कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है आज मार्केट में। तो बिहार भी आपका कवर हो जाए और साथ साथ आपका ये भी कवर हो जाए, करंट भी कवर हो जाए, ताकि आपको कहीं और जाना नहीं पड़े। इसलिए उसको रखते हुए हमने वो टॉपिक ही लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण है, आपको ये चीज़ तो सबको पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, और लोगों को आप कुछ कहो ना कहो वो सबसे पहले सूरत ही मार देते हैं कि हाँ सूरत है टॉप, सूरत है टॉप। बट ये तब आता था जब वन लाइनर आता था। अब इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत तरीके हो सकते हैं। अब जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिलीज कौन करता है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। थीम क्या है, टॉप 3 सिटीज़ कौन से हैं, टॉप 3 स्टेट कौन से हैं, बेस्ट गंगा सिटी कौन सा है, ये सब इसके इंडिकेटर्स हैं कि ये चीज़ सिर्फ ये नहीं कि स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, कौन निकाल रहा है, ये सिर्फ मैटर नहीं करता है। अब जैसे रिलीज्ड बाई, स्वच्छ सर्वेक्षण कौन निकालता है, स्वच्छ सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स निकालता है। उसके बाद इसका थीम क्या है, इसका थीम 2024 का है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। और टॉप 3 सिटीज़ कौन से हैं, ये मतलब ये ऐसा है ना कि सूरत हर बार टॉप करता है, इंदौर हर बार टॉप करता है। मैंने पहले सूरत बोल दिया था, बट इंदौर की बात कर रहा हूँ। इंदौर हर बार टॉप करता है, जो इस बार भी टॉप किया है, ये 6th कंसेक्यूटिव टाइम से टॉप करता हुआ आ रहा है। बट इसके साथ एक बार इस बार एक और नया नाम आया है जो कि सूरत का है, ये आपको याद रखना है। अगर वहाँ इंदौर प्लस सूरत दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि टॉप 3 सिटीज़ में इस बार इंदौर प्लस सूरत है। और ये तो 1 नंबर पे हुए, 2 नंबर पे हुए, फिर उसके बाद नवी मुंबई हो गया, ये हो गए। अब इसी तरह टॉप 3 स्टेट्स का जहाँ तक बात आता है कि टॉप 3 स्टेट, क्योंकि ये तो सिटीज़ हुए कि कौन कौन से सिटीज़ टॉप की। अगर ये स्टेट पूछ देगा तो आप क्या रैंकिंग करोगे। स्टेट में सबसे पहले महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ये ऑर्डर याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। ये ऑर्डर अगर आपको याद रहेगा, और कौन निकालता है इस रिपोर्ट को और क्या इसका थीम है, और बेस्ट गंगा सिटी जहाँ तक की बात आए कि हर साल गंगा सिटी को मिलता है, तो लगभग ज़्यादातर टाइम वाराणसी को ही मिलता है, वाराणसी को ही मिलता है। तो इतने बातों को अगर आप याद रख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला है, क्योंकि एक टॉपिक से रिलेटेड
आप मिनिस्ट्री याद कर ले रहे हो, आप थीम याद कर ले रहे हो, आप टॉप 3 सिटीज़ आपको पता है, और साथ ही साथ आपको टॉप 3 स्टेट्स भी पता है, और बेस्ट गंगा सिटी कौन सा। तो इससे बाहर मुझे नहीं लग रहा है कि इस टॉपिक से कुछ है। आप इससे बाहर अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लो, बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो यही है। उसी तरह मैं आपको इसका PDF मिल जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लेना कि मैं रफ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। इसका PDF आपको मिल जाएगा, मैं रफ कर रहा हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए। अब जहाँ तक वेटलैंड की बात आती है, तो अब इस बार वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन नाम से चीज़ है, तो इसमें मिनिस्ट्री कौन सी होगी वेटलैंड की? जहाँ तक बात आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये याद रखना है आपको। और इस बार सिटी को नॉमिनेट किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज है, उसने 3 सिटी को नॉमिनेट किया है। एक तो इंदौर को नॉमिनेट किया है, एक तो भोपाल को नॉमिनेट किया है, और साथ ही साथ एक उदयपुर को नॉमिनेट किया है। उदयपुर ये राजस्थान में है, ये MP में है, और ये भी MP में है। इतना आपको याद हो गया तो बस काम अपना हो गया। बाकी रामसर कन्वेंशन के बारे में तो आपको पता ही है कि ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो 1971 में साइन हुआ था। 1971 में साइन हुआ था, कहाँ साइन हुआ था? ईरान में साइन हुआ था। कहाँ पे साइन हुआ था? एक रामसर सिटी है ईरान में, वहाँ पे साइन हुआ था। वो रामसर वेटलैंड को कंजर्वेशन का काम करता है, जो रिकॉग्नाइज करता है कि किस देश में कितना वेटलैंड है। तो अभी टोटल जो है 85 वेटलैंड्स हो गए हैं हमारे पास, बट एज पर द डेटा, अभी जो कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ, ये 85 हो गए। अभी 82 थे और फिर 85 हो गए, 3 ऐड हो गए। 2 तमिलनाडु के ऐड हुए, 1 कर्नाटका का मेरे ख्याल से ऐड हुआ है। बाकी 82 में जो 80 से 82 हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बोलोगे कि आप 85 से 82 कैसे इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार, ये 2 साइड जो है ये बिहार के साइड है, ये बिहार के साइड है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और वो बिहार के कौन से साइड हैं ये भी आप पूछोगे। ये हैं हमारे भैया नग्गी और नड्डी, ये दोनों साइड है। ये हैं जमुई में, कहाँ पे? जमुई में। अब ये जो आपका आया नग्गी और नकटी का बात आया, नकटी, ये जो बात आया, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो अगर क्वेश्चन में घुमा के पूछ दे। अभी मैं कोई क्वेश्चन देख रहा था, BPSC 3.0 का क्वेश्चन देख रहा था, उसमें इन्होंने ये बात ना पूछकर ये पूछ दिया कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी इन बिहार। ये क्वेश्चन का आपको ओरिजिन क्या लग रहा है? ये क्वेश्चन क्या फैक्चुअल है या ये करंट अफेयर्स है? ये आपको समझ में तब आएगा जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ था इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता करंट अफेयर्स में, ये सवाल ही नहीं बनता। क्योंकि बिहार स्पेशल ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप क्वेश्चन बनाने जाओ तो एक अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ पे आप वो ही नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि वेटलैंड एक्रेडिटेशन जो है वो कौन देता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि इस बार 3 सिटी को नॉमिनेट किया है। अभी मिला नहीं है बट नॉमिनेट किया है अपने कंट्री के तरफ से। वो है इंदौर, वो है भोपाल और वो है उदयपुर। और रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में आया था। कहाँ पे वो सिटी है? वो ईरान में सिटी है रामसर नाम का, जो कि 1971 में आया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। और साथ ही साथ जो अब वेटलैंड्स कितने हैं? 85 टोटल हैं, 82 हैं, 81 बिहार के हैं, 82 नंबर भी बिहार का है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार का है। और कौन सा है? नग्गी और नकटी कहाँ का है? जमुई का। ओके, आपको समझ में आ गया सब कुछ? ये आप इतना कर लोगे ना, ये काफ़ी है भैया, ये काफ़ी है। अब ये किसी भी चीज़ का आपको डिटेल मालूम होना चाहिए। पहले क्या होता था कि कौन से वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन है, कौन से 3 सिटी हैं, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। इतना याद कर ले बच्चे, ख़त्म, यही क्वेश्चन ही आता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन को अगर घुमाना चाहे इसको, तो आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते किस तरह घुमा सकता है। बट इतना नॉलेज सफिशिएंट है कि आप क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। अगर आप इतने कर लोगे और क्वेश्चन को टैकल आप नहीं कर सकते तो फिर किसी से नहीं होगा।
क्योंकि ये नॉलेज सफिशिएंट है। ये वो नॉलेज नहीं है कि आप कुछ भी मतलब पढ़ते जा रहे हो, इसका डेप्थ पढ़ते जा रहे हो, कौन सा पहला साइड था कौन सा दूसरा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर्स का ये मतलब होता है कि कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आप पीडीएफ का टेंशन मत लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे एनालाइजर जीएस में। बाकी मैं आपको समझाने के लिए ही ये सारा रफ स्केच कर रहा हूँ और ये रफ भी कर रहा हूँ ताकि मैं दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकूँ। अब आपका आता है एक्सपोसैट मिशन। ये भैया क्या होता है? ये एक्सपोसैट मिशन किसका होगा? ऑब्वियसली इसरो का होगा। अब इसमें एक बात खासियत है, क्योंकि आजकल बीपीएससी में एक क्वेश्चन देख रहा था, हेडमास्टर का था बीपीएससी का मेरे ख्याल से, उसमें कहा जा रहा था कि इनसेट 3DS के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। तो 3DS, तो 3DSS लॉन्च हुआ है ना, तो उसने क्वेश्चन में दे दिया था इनसेट 3D। अब बच्चे देख के मार दिया इनसेट 3DS का जो डिटेल उन्हें मालूम था कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या वो है, कब रिलीज़ हुआ है, देखा और मार दिया। बट ये भी ध्यान रखना है नाम के साथ साथ, तो इसलिए इसका नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये नाम क्या है। ये नाम है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट मीन्स एक्स-रे प्लोरीमीटर सैटेलाइट मिशन। ये कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ है? PSLV C-58। अब C-58 आप सोच रहे होंगे C-58 तो C-57 भी हुआ होगा। जी हाँ, ऑब्वियसली हुआ है। C-57 से ही आदित्य L1 लॉन्च हुआ है। आदित्य L1 जो लिग्रांजेस पॉइंट 1 पे जाके, जो कि सन और अर्थ के बीच होता है, लिग्रांजेस पॉइंट 1 पे जा कर के ये स्थिर हुआ है। ये है PSLV C-58 से। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डेट इम्पोर्टेंट है, हाँ डेट इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। डेट क्या है भैया? ये है भैया 1 जनवरी 2024। अब ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? एक्सरे से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक्सरे से रिलेटेड है, तो ये एक्सरे को पोलराइज करेगा और डिटेक्ट करेगा। ये इसका काम है कि कैसे क्या यूनिवर्स में क्या स्टडी, कैसे यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स में क्या चल रहा है, यूनिवर्स में कौन से रेज आ रहे हैं, यूनिवर्स में ब्लैक होल का स्टडी, न्यूट्रॉन स्टार्स, बहुत सारी चीज़ें जो यूनिवर्स में पढ़ने को होते हैं। तो आपको ये सारा डिटेल मालूम होना चाहिए भैया। ये नहीं कि आप पढ़ लिया रॉकेट, हाँ रॉकेट कौन सा है भैया? PSLV C-58, कौन सा डेट है? ये नहीं, ये घुमा सकता है इन चीज़ों को। आपसे C-58 के बदले C-57 पूछ देगा, फिर क्या करोगे? तो आपको थोड़ा हॉलिस्टिक होना पड़ेगा, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर साउंड पे कोई इशू हो रहा होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज थोड़ा नॉइज़ है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है। अब जैसे दृष्टि 10 स्टार लाइनर है, तो ये क्या है भैया? ये एक फर्स्ट इंडिजिनस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन है। ये पूछ देगा ये क्या है, क्या करोगे? अब दृष्टि है, 10 है, स्टार लाइनर है, हेवी वर्ड है भैया। ये दृष्टि IAS कोचिंग नहीं है, ये दृष्टि स्टार लाइनर इसका फुल फॉर्म है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो है फर्स्ट इंडिजिनस है, मतलब कि इंडिया द्वारा बनाया हुआ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। जैसे इसको कह सकते हैं मेल, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन। और ये किसने रिसीव किया? ये किया इंडियन नेवी ने। और ये क्यों, मतलब ये भी पूछ सकता है ना कि ये डेवलप किसने किया? तो डेवलप भैया किया है अदानी डिफेंस। ये वही अदानी है भैया, अदानी डिफेंस प्लस इज़राइल की एक फार्म है, डिफेंस फार्म है, जिसका नाम है एल्बिट सिस्टम। तो इतना डिटेल मेरे ख्याल से काफ़ी है इस चीज़ों के लिए।
बाकी आपको और डिटेल चाहिए तो वो मैं PDF में डाल दूंगा। बाकी इतना डिटेल काफ़ी है कि ये क्वेश्चन ऐसे इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। ये सिर्फ इतना पूछ सकता है कि दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है, रॉकेट है, सैटेलाइट है, गन है, कुछ भी पूछ सकता है, या ड्रोन है। तो आपको ये याद रखना है कि ये ड्रोन है, ये किसके लिए बनाया, इंडियन नेवी के लिए। और किस लिए बनाया होगा, सर्विलेंस के लिए बनाया होगा। सिंपल सा बात है, एडवांस होगा, सर्विलेंस के लिए बनाया होगा। किसने बनाया, अडानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम, ये याद रखना। एल्बिट ये इजरायली फार्म है। अब भैया आते हैं GI टैग पे। तो इस बार GI टैग जो है जनवरी का, क्योंकि अपन जनवरी का GI टैग बहुत जगह मिलता है, मतलब बहुत इसको मिलता है, प्रोडक्ट्स को मिलता है। बट अपन अभी जनवरी 10 तक का डिस्कस कर रहे हैं, तो अपन उसी को ध्यान रखेंगे और आगे जो भी GI टैग आएगा फिर अपन पढ़ लेंगे उसको। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं और इस तरह अगर हम याद करने बैठे हैं हर GI टैग को तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो GI टैग अभी जो है अभी 17 प्रोडक्ट को मिला हुआ है, 17 प्रोडक्ट को मिला हुआ है। और ये स्टेट्स हैं आपके उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, ओके, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, और मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में मिला है। 4 स्टेट हैं, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल दे दूंगा, जैसे कि उड़ीसा में है सॉल, लंजिया, सोरिया पेंटिंग, कोरपुट, क्यूमन राइस, सिमलीपाल का चटनी, इस तरह से बहुत सारे डिटेल हैं। और जो साड़ी रिलेटेड जो है, टंगली साड़ी, गरट साड़ी, कोली साड़ी, कोला नुनिया राइस, ये सारे वेस्ट बंगाल के हैं। अब एक चीज़ अच्छा याद रखना कि गुजरात का भी है एक, गुजरात का कौन सा है, ये है कच्ची कारेक। कौन सा है, कच्ची करेक। मैं तो सही बताऊं, मुझे तो ये याद नहीं होते हैं, बट एक बार मैं पढ़ लेता हूं, ताकि एक बार आप अगर कोई चीज़ पढ़ लेते हो और आपके सामने से वो एक बार जाता है तो वो आपको याद रहता है। और हाँ, ये GI टैग में देखो, GI टैग याद करने का एक ट्रिक क्या है ना, कि आप सब GI टैग को तो याद नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम आप जब तक एग्ज़ाम देते हैं कम से कम 100-200 प्रोडक्ट को GI टैग मिला हुआ होता है, तो आप हर चीज़ को याद नहीं कर सकते। बट आप देखो कौन से स्टेट इंपॉर्टेंट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप अरुणाचल प्रदेश का याद रख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रोडक्ट हैं, एक हैं वांचो वुडन क्राफ्ट एंड आदि के कीर। नाम भैया थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो आप देख लेना, ये यही है। ये दोनों प्रोडक्ट हैं जिसको GI टैग मिला है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैंने बता दिया 17। और GI टैग का हिस्ट्री क्या है, ये आपको मिलता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये याद रखना 1999, क्योंकि ये तो आपको नहीं भी याद रहेगा तो आप देख लोगे कि हाँ ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड है, बट ये याद रहना ज़रूरी है। या 1998 कर देगा तो फिर क्या करोगे, इसलिए 1999। और ये कितने साल के लिए मिलता है, 10 साल के लिए ये मिलता है, 10 साल के लिए। और ये जैसे ये GI टैग है, ये किसको फॉलो करता है इंटरनेशनली, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट है WTO का, उसको फॉलो करता है, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते ना। करंट अफेयर्स इज़ वेरी लार्ज, आप इतना ज़्यादा डेप्थ होता है, इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है करंट अफेयर्स की, आप GS से भी ज़्यादा ब्रॉड होता है। अगर आप ऐसे देखो तो लोग यहाँ करंट अफेयर्स एक मैगजीन खरीदते हैं और ख़त्म कहानी, हो गया मेरा करंट अफेयर्स। बट ऐसा नहीं होता है, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है। बट उसको देखते हुए हम एनालाइजर GS ये इनिशिएटिव लाया है कि आपको वैसा एग्जैक्ट करंट अफेयर्स मिले जो आपके काम आए और आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आपको आसान लगे, मतलब चीज़ें टफ ना हो। अब जैसे हैं 46 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कब हुआ, 46 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। अब तक तो हो चुका, इंडिया में होगा। और ये फर्स्ट टाइम है जो इंडिया होस्ट कर रहा है।
फर्स्ट टाइम, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये फर्स्ट टाइम है। अब यूनेस्को का क्या हिस्ट्री है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किसका है भैया? यूएन का है। कब बना? 1945 में बना। ये प्रमोट किसको करता है? ये प्रमोट एजुकेशन को करता है, नेचुरल, सोशल, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन को करता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, यूनेस्को तो सब बोल रहा है, यूनेस्को का फुल फॉर्म किसको किसको आता है? चलो आता ही होगा, यूनाइटेड नेशन। मैं बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो आपको ये याद रखना है। नंबर ऑफ साइट्स कितने हैं? तो अभी हम लोगों को ये जो एक मिनट अभी इंडिया जो है वो नॉमिनेट करेगा, किसको किया है? बट एक आसाम का, अहोम किंगडम का है, एक बड़ियल है, उसको किया है। बाकी मैं आपको जब वो मंथ का आएगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा ये किस साइट को क्रिएट किया है। अब भैया आते हैं हमारे फाइनेंस कमीशन पे। ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा। एडिशन कौन सा है? 16th है, ये तो लिखा हुआ ही है। आर्टिकल कौन सा है? ये तो आप सबको पता होगा, पॉलिटी में आपने तो भर भर के रटा होगा क्योंकि ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अब आते हैं चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब। चेयरमैन साहब कौन होंगे? ये हैं भैया अरविंद पेनगड़िया, अरविंद पेनगड़िया। और सेक्रेटरी कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे जी, ऋत्विक रंजन पांडे, ये हैं हमारे सेक्रेटरी। और ये अरविंद पेनगड़िया आपने कहीं और सुना है? ये कौन थे? ये वाइस चेयरमैन थे, किसके? नीति आयोग के, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, ये आप कहीं सुने होंगे। और ये कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे, इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है फाइनेंस कमीशन का। इनके मेंबर्स, क्योंकि एक बार मैं जब बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहा था ना, तो मैं भी ऐसे मेंबर, उस वक्त एनके सिंह मेंबर थे 15 फाइनेंस कमीशन के, तो मैं भी ऐसे याद करके गया था कि मेंबर कौन, मतलब इसके चेयरमैन कौन है। बाकी मैंने देखा ही नहीं। जब मैं 66 या 67 का वो क्वेश्चन पेपर था जो पेपर लीक हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट कि इनके क्या क्या ये मेंबर हैं। तो मैं सोचा यार मैं छोड़ ही दिया मेंबर, और उस वक्त मैगजीन्स में मेंबर भी कवर नहीं होते थे, सिर्फ चेयरमैन, ख़त्म कहानी, वन लाइनर। तो भैया ये पूछ सकते हैं, ये हैं पहला अजय नारायण झा, फिर हैं सौम्या कांति घोष, फिर हैं एन्नी जॉर्ज मैथ्यू, फिर है मनोज पांडा। एक याद रखना अजय नारायण झा, एक रखना है सौम्या कांति घोष, दूसरा एन्नी जॉर्ज मैथ्यूज़ और लास्ट मनोज पांडा। इतना अगर, और हाँ ये बात है इनका पीरियड कब से शुरू होता है। ये पीरियड तो आपको पता है कि 5 साल के लिए होता है। ये कब से शुरू होता है? ये अप्रैल 2026 से शुरू होगा, फिर यहाँ से 5 साल तक चलेगा, 5 years तक। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इससे ऊपर मेरे ख्याल से फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा बनना होगा तो वो कैसे डिवाइड करता है, तो वो पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाता है, ये कोई करंट अफेयर्स का नहीं। करंट अफेयर्स के लिए आपको इतना पता होना चाहिए था कि 16th फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 है, चेयरमैन आपका अरविंद पेनगड़िया है और सेक्रेटरी ऋत्विक रंजन पांडे है और मेंबर अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एन्नी जॉर्ज मैथ्यू एंड मनोज पांडा। और पीरियड 5 साल के लिए है जो कि स्टार्ट होगा अप्रैल 2026 से। तो इतना तक तो आपको क्लियर हो गया। अब तक हमने क्या क्या कर लिया है? हमने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड कर लिया, हमने वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन कर लिया, हमने एक्सपोसैट, दृष्टि टेल लाइनर। अब ये बताओ दृष्टि टेल लाइनर स्टार लाइनर क्या है? ये क्या है भैया? ड्रोन। फिर हमने जीआई टैग कर लिया, इसमें अरुणाचल प्रदेश का आपको याद रखना ज़रूरी है। एक वुडन क्राफ्ट है, एक आदि केरेक है, एक फिर 46 सेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट टाइम हुआ था, कहाँ पे? इंडिया में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर 16 फाइनेंस कमीशन जो है, इसके चेयरमैन कौन है? ये है अरविंद पेनगड़िया और सेक्रेटरी कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे। इतनी बार रिवाइज करा दूंगा ना, आपको याद हो जाएगा।
आप मेरी बात मानो, आप इसको फॉलो करो, जो इनिशिएटिव है इसको फॉलो करो, आपको याद हो जाएगा। आप बोलोगे कि मुझे याद करना ही नहीं पड़ रहा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऐसा है ना कि आप एक मंथ उठा के, आप 1 मंथ उठाकर आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। आप हर चीज़ एक बुक में, एक मैगजीन खरीद लिया, एक साल का आप करंट अफेयर्स कवर कर लो, ऐसे नहीं। करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट डेली, कि आप डेली कैसे पढ़ते हो, क्योंकि आप डेली पढ़ते हो तब आपका एक बेस बनता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग पेपर तो पढ़ते नहीं हैं, यही रिलाई करते हैं ये करंट अफेयर्स मैगजीन्स पे। तो इसके हिसाब से आपको इतनी बार मैं रिवीजन मैं इस हिसाब से ही बनाऊंगा करंट अफेयर्स कि जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक इन्होंने PYQ के तरफ PYQ देकर एक हिंट्स दिया हुआ है कि आप FYQ कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि FYQ कैसे प्रेडिक्ट हो। यहाँ हम लोगों का एनालाइजर GS में ये कोई नहीं है कि सिर्फ कंटेंट आना है और बोल बच्चन करके निकल लेना है। अपने को यहाँ पे टू द पॉइंट FYQ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देख लेना। आपको जो जो पढ़ाया जा रहा है, जब एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में, तो आप देख लेना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितना डिफरेंट, मतलब कि ये उन लोगों का करंट अफेयर्स और हमारे करंट अफेयर्स में कितना डिफरेंस है। हमारा करंट अफेयर्स फैक्ट्स भी है, साथ कंसेप्ट भी है। और कंसेप्ट कैसा है, ये नहीं कि आप मतलब जैसे आप कोई मैगजीन उठाओ, कंसेप्ट के नाम पे वो पूरा बोल बच्चन करने लगते हैं कि ये है, ये है, वो इंटरनेशनली फर्स्ट वो था, लास्ट वो था, ये था, मतलब बहुत ज़्यादा। आप एक याद करोगे, 1 मंथ का याद करोगे तो आप पागल हो जाओगे। आपको 6, 7, 8 महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज करना होता है। इसलिए हमने वो रखा है कि, और ये हमने ऐसे नहीं रखा है, हमने एनालिसिस करके रखा है कौन से एग्ज़ाम को, जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो सेम ही होता है। इसलिए ये चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। एनालाइजर GS को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो। तो अब हम आते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे तो मतलब कितना भी स्टार लगा दो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये रिलीज़ कौन करता है भैया? नीति आयोग करता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, ये कौन करता है? नीति आयोग। इसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन मतलब कि कितना रिडक्शन हुआ है। जब 2013 से 14 में ये था 29.17%, इसका रिडक्शन हुआ है 2023 में 11.28% का। मतलब ये है, ये तो आपको परसेंटेज में है, तो आप ये समझो कि ये 9 साल में 24.82 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये भी है कि कौन से स्टेट हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो भैया जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वही अच्छा करेगा। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है भैया? यूपी। फिर किस में? फिर इसमें है मध्य प्रदेश। पॉपुलेशन वाइज महाराष्ट्र ज़्यादा है, बट मध्य प्रदेश ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ किया है, सिग्निफिकेंट पॉवर्टी से लोगों को निकाला है। फिर अपना बिहार ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपना बिहार कौन से पोजीशन पे है? 3rd। ये पूछ देगा सवाल, फिर आप बोलोगे कि पढ़ाया ही नहीं था। अरे भैया पढ़ाया है, आपने पढ़ा नहीं। बिहार कितने %, अब ये पूछ सकता है, ये तो हो गया कि 3rd रैंक पे है, इतने लोगों को निकाला, तो भैया बिहार में कितने लोगों को निकाला? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने लोगों को निकाला। तो बिहार में जो निकाला है आपका 2.3 करोड़ लोगों को के आसपास, इतने लोग पॉवर्टी से निकल गए हैं। और इसको नापने के लिए हमारे पास जो इंडिकेटर है वो 12 इंडिकेटर्स हैं, जिसके आधार पे, क्योंकि किसी चीज़ को नापने के लिए इंडिकेटर तो होगा ना, कि आप नापोगे कैसे कि गरीब कौन है। अगर आपको पता ही नहीं होगा गरीब कौन है, तो आपको नापने का इंडिकेटर होगा कि इसके पास ये नहीं है तो ये गरीब है, इसके पास वो नहीं है तो वो गरीब है, इसके पास खाने को नहीं है तो वो गरीब है, इसके पास घर नहीं है तो गरीब है। इंडिकेटर्स तो होगा। कितने इंडिकेटर्स हैं? 12 इंडिकेटर्स। ये आप याद रखना कितने इंडिकेटर्स है, क्योंकि मैंने ये सवाल देखा है कि ये सवाल ऐसे ही पूछते हैं कि कितने इंडिकेटर्स हैं,
और बिहार का सिग्निफिकेंट ग्रोथ कितना है, बिहार कितने रैंक पे है, ये कौन निकालता है। ये हो गया 4 स्टेटमेंट। लो 1 and 2 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट, डी नॉन ऑफ द करेक्ट एंड ई अबव ऑल ऑफ द करेक्ट। बट ई तो हट ही गया है, तो इसी में आपको कुछ कर देगा। बट आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या याद होना ज़रूरी है? नीति आयोग निकालता है, एक कितना रिडक्शन हुआ है, इतना रिडक्शन हुआ 11.2 पेट का। पहला स्टेट कौन सा है, दूसरा स्टेट कौन सा है, तीसरा स्टेट कौन सा है। एक करेक्शन है यहाँ पे, एक बिहार को आप ना, बिहार इज़ द सेकेंड, सॉरी, बिहार जो है वो सेकेंड है और मध्य प्रदेश जो है वो थर्ड है। तो बिहार भैया अपना सेकेंड है, ठीक है, बिहार सेकेंड है। यूपी के बाद अपना थर्ड पॉपुलेशन आता है, बट अपन सेकेंड पे हैं। तो ये बात याद रखिएगा और बिहार का रिडक्शन नंबर याद रखिएगा। बस इतनी बातें याद रख लें, आपकी हो गया आपका तैयार टॉपिक। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी आपको पता चलेगा। एक मिनट रुक जाओ, लेट मी क्लीन दिस स्लाइड सो दैट आई कैन टीच यू। ब्रिक्स जो है, इसका अब जो एडिशन होने वाला है वो 16th होने वाला है। ये इसका जो स्टेट है वो है रशिया, जो कि ऑर्गेनाइज़ करेगा, इस बार होस्ट करेगा। इससे पहले हो चुका है 15th, जहाँ पे ये कहा गया था, जो कि हुआ था। अब देखो ये रशिया है, तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। तो इसमें कहा गया था कि जैसे ब्रिक्स में कितने देश होते हैं, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसमें और कहा गया था कि और 6 कंट्रीज़ को ऐड किया जाएगा। वो 6 कंट्रीज़ कौन कौन है भैया, ऐसे याद कर लो। देखो, सऊदी अरब प्लस UAE प्लस इजिप्ट, ये तीनों तो दोस्त इन द सेंस की याद रख लो, प्लस इथोपिया प्लस ईरान प्लस अर्जेंटीना। ये हैं 6 देश। कौन कौन है? सऊदी अरबिया, UAE, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड अर्जेंटीना। बट यहाँ आ गया ट्विस्ट कि अर्जेंटीना के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन हैं? वो हैं जेवियर मिले। इन्होंने लाया ट्विस्ट, इन्होंने कहा कि मैं ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करूँगा। तो अब कितने मेंबर बचे इन्होंने ज्वाइन नहीं किया? तो अब 5 ही मेंबर ने ज्वाइन किया है, जो रशिया में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे 1 जनवरी 2024 से। ये 5 मेंबर्स कौन कौन हैं? सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, इथोपिया और ईरान। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आ चुका है, ये और भी आ सकता है। अब मेंबर कितने हो गए? 5 + 5 इज इक्वल टू 10। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 10। अब हिस्ट्री क्या है ब्रिक्स का? तो ब्रिक्स जो हुआ, ये एक नाम था ब्रिटिश इकोनॉमिक्स, इनका नाम था जिम ओ नोएल। इन्होंने इस टर्म को डिस्क्राइब किया था ब्रिक, क्योंकि वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो इन्हों को फॉर्मलाइज करके ब्रिक्स बनाया। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका बोला कि नहीं, मुझे भी ज्वाइन करना है, तो तब साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स, BRIC। उससे पहले इसका नाम था ब्रिक। ये आपको याद रखना है। और साथ में एक क्वेश्चन था G20 पे पिछली बार कि ये कितना % ट्रेड वो करता है, ये कितना % इसका वेटेज है। ये चीज़ आप इसमें भी याद रखो, क्योंकि ये पूछ सकता है, क्योंकि ये पूछा है तो वो अगर ब्रिक्स के बारे में पूछा है तो इसके बारे में पूछ सकता है। तो ये याद रखना आप कि ये ब्रिक्स जो है वो 41% पॉपुलेशन जो है वेस्ट का, इसको सिंबलाइज करता है, और 24% ग्लोबल ट्रेड को, ग्लोबल GDP और 16% ग्लोबल ट्रेड। ये आपको सारा डेटा मिल जाएगा PDF में, नो नीड टू वरी। बट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। वो G20 का आया था, अब ब्रिक्स का आ सकता है, क्योंकि ब्रिक्स में न्यूज़ में है, G20 इस बार न्यूज़ में अभी नहीं है। तो ब्रिक्स का पूछ सकता है कितना? 41% पॉपुलेशन, 24% ग्लोबल GDP एंड 16% ग्लोबल ट्रेड। मतलब जितना ट्रेड होता है उसका 16% ये ब्रिक्स कंट्रीज होल्ड करते हैं।
और 20% ग्लोबल जीडीपी, जितना जीडीपी वर्ल्ड का है उसका 24% ये होल्ड करते हैं। तो अब याद रखना कौन सा है, कौन सा एडिशन है 6, कौन होस्ट करेगा, रशिया होस्ट करेगा, होस्ट कर चुका। उसके बाद ये क्या है, इसमें कौन से नए कंट्री ऐड हुए हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, तो ये टॉपिक देखते ही मुझे याद आ जाता है कि ये तो भैया ये है ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएन, बट काम इसका जो है कुछ भी नहीं है। ये नाम समिट जो हुआ था, ये प्लेस था कंपाला। ये कहाँ है कंपाला भैया, ये भैया युगांडा का जो है, युगांडा का कैपिटल है, युगांडा का कैपिटल है। यहाँ हमारे मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे पार्ट करने के लिए, क्योंकि इसका रेलेवेंस जो है ना ये कम होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि ये कहता है कि हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को, ये अंडर डेवलपिंग जो भी आपको, इनको रिप्रेजेंट करता है। बट ये इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि नेगोशिएशन पावर इसमें इतना कुछ खास नहीं है। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, बट इसका नेगोशिएशन पावर उतना कुछ खास है नहीं। ये स्टार्ट हुआ था जब, तब उस वक्त बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस वक्त कोई यूएसए की तरफ जा रहा था, कोई रशिया की तरफ, तो इंडिया और कुछ देशों ने ये किया कि नहीं हम लोग नॉन अलाइंड रहेंगे, तब उसका रेलेवेंस था। बट आज नहीं है, क्योंकि इसको चेंज करना बहुत, इसका रेलेवेंस, और ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है, बट इसको इफेक्टिव बनाने के लिए इंडिया को भी, और जो देश हैं जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो आगे आएंगे, तब ये इफेक्टिव होगा। और इस बार बट करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कंपाला में हुआ, युगांडा इसका कैपिटल है, युगांडा का कैपिटल कंपाला है। और थीम है इसका डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस, डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। बाकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया है कि 1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कोल्ड वॉर के दौरान, बांडगू कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में 1955 में, 1955 में। वहीं इसका ये याद रखना बस कि ये 1955 में बांडू कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका 19 समिट कंपाला में हुआ है। और इसमें हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर साहब ने पार्टिसिपेट किया और ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। बाकी हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट टू इम्पोर्टेंट। ये है आपका भैया क्या है, ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। ये है भैया पीएम विश्वकर्मा योजना। एक मिनट भैया, एक मिनट कोऑपरेट कीजिएगा भैया, कोऑपरेट कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है ना, जिसको स्वदेशी कहते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, इस इंडस्ट्री को ये रिवाइव करना चाहता है। इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए ये जो है पीएम विश्वकर्मा योजना हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को है जो सपोर्ट दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ट्रेनिंग, ये सारा कुछ दिया जाएगा, ताकि वो अपने आप को ग्लोबल मार्केट में अपने आप को खड़ा कर सकें। ये नहीं कि मतलब अगर आप सपोर्ट नहीं दीजिएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये बजट 2023-24 में मेंशन भी था, ठीक है। और ये कितने फील्ड में दिया जाएगा ये याद रखिएगा, 18 फील्ड। तो हमें क्या क्या याद रखना है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, 18 फील्ड, बजट 2023। तो यहाँ हमारा ये ख़त्म होता है। अब हम आते हैं बिहार रिलेटेड, जो कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है बिहार रिलेटेड। एक है मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम। ये बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है कि आप, क्योंकि हर कोई एजुकेशन में मेहनत नहीं कर सकता, हर कोई आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी का तैयारी नहीं कर सकता, तो बहुत लोग जो मेडल, जो कि एथलीटिक होते हैं, जो कि ओलंपिक में भाग लेते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ताकि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इतना मेहनत किए तो वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए उनको भी एक स्कीम मिला। एक आता है, ये भैया है वैभव सूर्यवंशी।
ये भैया हैं समस्तीपुर के, कहाँ के, समस्तीपुर के। ये पूछ लेता है भैया कि ये सब कहाँ के हैं, वैभव सूर्यवंशी कहाँ के हैं। अब तो इन्होंने कुछ किया होगा तभी तो ये न्यूज़ में है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है रणजी, फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी खेलने में। कितने साल में खेला है इन्होंने, 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समस्तीपुर के हैं ये, और 12 साल की उम्र में इन्होंने रणजी खेला है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब न्यूज़ में है पूर्णिया सिविल कोर्ट। पूर्णिया सिविल कोर्ट क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये फुल्ली डिजिटलाइज कोर्ट हो गया है। कौन सा हो गया, फुल्ली डिजिटलाइज कोर्ट। और इनको, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। कौन है वो, के विनोद चंद्रन। फिर है हमारा स्वच्छ भारत मिशन सर्वे 2023, जैसे हमने वहाँ पढ़ा, यहाँ पे भी हमें पढ़ना है। तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन सर्वे 2023 में पटना, सुपौल और पटना, सुपौल, इनको मिला है गार्बेज फ्री सिटी। क्या मिला है, गार्बेज फ्री सिटीज़ 2023। और बिहार जो है इसमें बिहार का रैंक कौन सा है, 15th। ये याद रखिएगा, ये आपको फैक्ट्स है, याद रखना ही होगा। बिहार में आप क्या कंसेप्ट थोड़ी ना आएगा, इनमें क्या कंसेप्ट है, बिहार को रैंक 15th मिला है। और पटना जो है, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, वाराणसी को फर्स्ट मिला है। तो गंगा रैंकिंग में बैंक ऑफ गंगा का जो सिटी है, पटना भी गंगा के सिटी पे है। तो पटना को कौन सा रैंक मिला है, 6th। कौन सा रैंक मिला है, 6th। अब आते हैं हम संस्कृति मिश्रा पे। ये कौन है भैया, ये है लागमा विलेज है दरभंगा में, वहाँ की एक लड़की है जिसको मिला है साहित्य एकेडमी युवा अवार्ड। किसके लिए मिला है, एक पोइट्री कलेक्शन के लिए, जो कबक अच्छी हमारा, कौन सा, कबक अच्छी हमरा, कबक अच्छी हमरा कहाँ की है, दरभंगा की। और इसको क्या मिला है, साहित्य एकेडमी युवा अवार्ड। अब है भिक्षु धम्म छाया। ये क्या है भैया, ये जो हैं ये डिसाइपल थे, किसके, गौतम बुद्ध के डिसाइपल थे। इनका स्टैचू इनॉग्रेशन हुआ है कहाँ पे, इनका स्टैचू इनॉग्रेशन हुआ है आरा में। ये पूछ देगा यार, भिक्षु धम्म छाया कहाँ इनका स्टैचू इनॉग्रेशन हुआ, और ये कौन थे, इनका इनॉग्रेशन हुआ है आरा में, इनका स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ है आरा में। अब स्टैचू ऑफ विजडम पूछ देगा, स्टैचू ऑफ विजडम किसका है, राजेंद्र प्रसाद जी का है, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी का है। इसी को कहते हैं स्टैचू ऑफ विजडम, स्टैचू ऑफ विजडम। ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, ये जेपी पार्क पटना में इंस्टॉल हुआ है, जेपी गंगा पार्क पटना। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो लास्ट आज का रहा, ये है कि ब्रीडिंग सेंटर जो है, एक फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर जो है वो बिल्ड हुआ है बिहार में। वो कहाँ बिल्ड हुआ है, वो हुआ है बेतिया में। बेतिया कहाँ है भैया, वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। याद आ रहा है कुछ, पीडोमेंट सॉइल। हम लोग बिहार स्पेशल का भी क्लास लाएंगे जहाँ आपको डिटेल में सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। एक पढ़ा है हमने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023, वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन, एक्सपो सेट मिशन, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, GI टैग, 46 सेशन ऑफ यूनेस्को, 16th फाइनेंस कमीशन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ब्रिक्स, 19 नाम समिट, PM विश्वकर्मा योजना। और फिर बिहार के कुछ न्यूज़ जिसमें संस्कृति मिश्रा, फिर वैभव सूर्यवंशी, फिर कुछ क्या स्वच्छ भारत में पटना का रैंक क्या है, कौन सा गार्बेज फ्री सिटी मिला पटना और सुपौल, स्टैचू ऑफ विजडम क्या है, ब्रीडिंग सेंटर फॉर घड़ियाल एंड टॉर्टोइस कहाँ खुला है, बेतिया वेस्ट चंपारण में। तो इस तरह हम लोग आगे भी प्रोसीड करेंगे। अभी हम लोग का प्लान है कि जनवरी को हम लोग, जैसे पहले हमने बताया कि जनवरी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। 3 पार्ट्स में 1 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30। यहाँ पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 टॉपिक्स मिलेंगे, 60 to 70 टॉपिक्स, जो कि आपको इतने
मतलब कि आपको वही मैं कहा ना, PYQ to FYQ वाले मिलेंगे। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा है। ये आप देखोगे ना PYQ खोल के, ये बहुत एनालिसिस किया हुआ है। आप जब PYQ खोल के देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा ये तो क्वेश्चन यहीं से आ गया, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है। क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये डाला है। इसलिए इसी तरह हम लोग आगे भी रिवीजन करते हुए जाएंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप अपने ग्रुप पे शेयर करें, क्योंकि हम लोग न्यू हैं, और न्यू आप समझ ही सकते हैं, तो आपके सपोर्ट से ही हम लोग को आगे बढ़ना है। सो आप लोग जितने लोग हैं, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को हेल्प हो। इसी तरह हम लोग अलग अलग इनिशिएटिव के साथ और आ रहे हैं। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच।